तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है एक बार फिर से उसी क्रम में आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अब कई सारे लोग कहेंगे कि हज बदस्तूर नहीं बोला, और बदस्तूर न बोलने के पीछे वजह है कि शायद 2 महीने से मैं पूरा गायब रहा, ना कोई मैसेज दिया ना कुछ बताया। बीच में उससे पहले भी काफ़ी लापरवाहियाँ की और उसके पीछे कोई वजह थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर इधर कुछ पारिवारिक दिक्कत, फिर चैनल पे दिक्कत, और इन तमाम वजहों से फिर मजबूरी में मुझे चैनल बंद करना पड़ा। चूँकि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पैसा। चैनल भी चलाना है तो उसके लिए कोई आपके साथ होना चाहिए, जो आपका कैमरामैन होगा, एक एडिटर होगा। तो इन तमाम चीज़ों को फाइनेंशियली मैनेज करने के लिए मुझे किसी और चैनल पे काम करना पड़ा, और काफ़ी लंबे वक्त तक काम करने के बाद जब थोड़े बहुत पैसे आए तो मुझे लगा कि जिस चीज़ ने मुझे नाम, फेम, शोहरत, ये तमाम चीज़ दिलवाई, जिसके दम पे आज प्रखर ठाकुर जो है वो प्रखर ठाकुर बन पाया। लोग देखते हैं, लोग जानते हैं, कई सारे लोग पहचान जाते हैं। कहीं बाहर जाता हूँ तो एक इज्जत मिलती है। तो उस काम पे फिर से वापस लौटा जाए, और इसी वजह से एक बार फिर से आपके सामने कहानी का जो सिलसिला है लेके हाजिर हुआ हूँ। प्रयास ये था कि 1 जून से ये काम किया जाए, लेकिन 1 जून को पूरा सेटअप करना पड़ा, तमाम चीज़ें फिर से सबको बुलानी पड़ी। तो जिनको बुलाना था वो 31 को आने वाले थे, लेकिन फिर 1 तारीख को आए, और फिर आज से वो काम चालू है। तो अब आज की कहानी की बात करते हैं। आमतौर पे अक्सर हमने देखा है, और पिछले 2-3 सालों से, भले ही 3-4 महीने मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई, लेकिन 2-3 सालों से जितनी भी कहानियां मैंने आपको सुनाई, हर कहानी में एक चीज आपने बड़ा कॉमन देखा होगा कि जितने भी ब्रूटल मर्डर हुए, हर एक ब्रूटल मर्डर में सबसे अहम जो पहलू था वो प्यार का ही था। अक्सर हमने सुना है कि आदमी प्यार में पागल हो जाता है, प्यार को पाने के लिए आदमी कुछ भी करता है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूं, जिस कहानी को, जिस सच्ची घटना को जब आप सुनेंगे तब शायद आपको समझ में आ जाएगा कि प्यार सच में वो नहीं रहा, या फिर हो सकता है कि पहले भी लोग ऐसे रहे हों। लेकिन जितनी चीज़ें हमने सुनी, जितनी चीज़ें हमने जानी, इतिहास की जितनी जानकारी हम लोगों को है, उस हिसाब से प्यार के हमने कई और मायने सुने थे, कई और मायने हमने जाने थे। लेकिन आज तमाम मायने फिर से फीके पड़ गए। कहानी फिरोजाबाद की है। फिरोजाबाद में रहने वाले एक 1.5 साल के बच्चे आरो की है। बात 30 तारीख की है। 30 तारीख को फिरोजाबाद में अचानक से एक घर पे दस्तक होती है। सामने से कोई बेल बजाता है, दरवाजा खोला जाता है। अंदर एक महिला थी जिसने दरवाजा खोला। सामने एक 25-26 साल का नौजवान। सामने वाली महिला जब उसे देखती है थोड़ा सा हैरान होती है, लेकिन इत्तेफाक से वो रिश्तेदार था, इस वजह से वो कुछ बोलती नहीं, कहती कि अरे भैया आप कब आए। उसके बाद वो बताता है कि बस ऐसे ही आप लोगों से मिलने की इच्छा हुई, चला आया। इसके बाद वो शख्स अंदर आता है। अंदर आने के बाद लोग उसकी अवभगत करते हैं। रिश्तेदार था तो पानी, चाय, ये तमाम चीज़ें पूछी जाती है। सबसे हालचाल लेता है। हालचाल लेने के बाद सबको पानी वगैरह जब पिलाया जाता है, पानी वगैरह पीने के बाद उस घर में एक 1.5 साल का बच्चा था जिसका नाम था आरो। ये शख्स उस बच्चे को अपने पास बुलाता है। बुलाने के बाद उसको अपनी गोद में बैठाता है, और बैठाने के बाद दुलारना चालू करता है। अब ये चीज़ जब घर की महिलाएं देखती हैं, इत्तेफाकन कोई पुरुष था नहीं, तमाम लोग खुश होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये उस बच्चे को लेके घर के बाहर आता है। वहां पे उसको दुलारता है, पुचकारता है। अब देखते देखते दोपहर के 4 बज जाते हैं। 4 बजे उस बच्चे की माँ, जिसका नाम रति था, वो उस बच्चे को आवाज लगाती है और कहती है कि बाबू अंदर आ जाओ और सो जाओ। कायदे से इशारा उस शख्स की तरफ था कि भैया बच्चे को लेके अंदर आ जाओ और बच्चे को सोना है। अब ये बात जब वो बच्चा सुनता है तो माँ की तरफ देखता है। इधर ये शख्स भी इस चीज को सुनता है। सुनने के बाद फौरन उस बच्चे की माँ से कहता है कि भाभी थोड़ा रुक जाइए, इस बच्चे को मैं टॉफी दिलवा के आता हूं। अब वैसे तो दोपहर का वक्त था, लेकिन अब कोई रिश्तेदार भले ये बात बोले, माँ का दिल नहीं मान रहा था क्योंकि धूप बहुत थी। लेकिन रिश्ते की लाज रखते हुए उसने कहा कि ठीक भैया, लेकिन थोड़ा जल्दी आइएगा, बाबू को सोना है। इसके बाद वो शख्स बच्चे को लेके जाता है। इधर जो माँ रति थी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। 15-20 मिनट बाद वो शख्स भागता हुआ आता है, लगभग रुअंधा, और हल्का सा रोते हुए कहता है कि भाभी बच्चे को चोट लग गई। अब एक माँ जब ये शब्द सुनती है तो सुनने के बाद मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरा 1.5 साल का बच्चा है,
अपने एक चाचा के साथ बाहर गया था, उसको चोट लग गई। फौरन उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती है। गोद में उठाने के बाद उसको बुलाती है, पुचकारती है, लेकिन बच्चा ना तो बोल रहा ना कुछ कह रहा, सन्न एकदम। माँ फौरन पूछती है कि चोट कैसे लगी। इधर ये शख्स बताता है कि कोई बाइक सवार था जिसने एक्सीडेंट कर दिया। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि शरीर पे ना कोई चोट की निशान, ना कोई ब्लीडिंग, कुछ भी नहीं। माँ उसको बार बार बुलाती है, आवाज लगाती है। माँ इधर रोने लगती है। जब माँ रोने लगती है तो घर से एक महिला और निकल के सामने आती है। आने के बाद वो भी जब मामले को देखती है, वो भी परेशान, हैरान, घबरा जाती है। देखते देखते पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। 4-6 लोग पड़ोस से आ जाते हैं। इसके बाद सब लोग विराज से यानी उस शख्स से पूछते हैं कि चोट कैसे लगी। हर बार यही कहानी बताता कि बाइक से एक्सीडेंट हो गया। काफी देर तक पूछताछ होती रही, इधर बच्चा कुछ बोल रहा नहीं है। अंत में परिवार वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ। जब परिवार वालों को डाउट हुआ तब परिवार वालों ने विराज से सख्ती से पूछा कि सच सच बताओ चोट कैसे लगी। अब ये शब्द जब विराज सुनता है तो सुनने के बाद थोड़ा सा सकपका जाता है। सकपकाने के बाद विराज कहता है कि देखो ऐसा है, मेरे पास बहुत पैसा है और अगर तुम लोग मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश करोगे तो मैं जिसे चाहूंगा उसे खरीद लूंगा। घर जाऊंगा, 20-22 लाख रुपए मेरे घर पे पड़े, किसे भी खरीद सकता हूं, परेशान ना रहो। एक काम करो, 8-10 लाख रुपए तुम लोग ले लो और इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। अब ये बात जब बच्चे की मां सुनती है तो सुनने के बाद मानो सन कि बात क्या कर रहा है ये आदमी। इसके बाद लगभग कॉलर पकड़ते हुए वो पूछने लगती है कि मेरे बच्चे को चोट कैसे लगी। अब वो शख्स कहता है कि मेरी पहचान मंत्री विधायक तक है, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इतना कह के वहां से वो भाग जाता है। इधर मां अपने बच्चे को लेकर रोती है, चीखती है, पास के एक डॉक्टर के पास जाती है। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और इसी दौरान किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। डॉक्टर जब उस बच्चे को देखता है और उसकी नब्ज टटोलता है, पता चलता है ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, यानी बच्चे की मौत हो चुकी है। अब एक बच्चा अपने रिश्ते में लगने वाले चाचा के साथ घर के बाहर गया। 20 मिनट बाद जब वापस आया तो पता चला बच्चे की मौत हो गई। अब ये हुआ कैसे? मामला पुलिस तक पहुंच ही चुका था। पुलिस वालों ने मां को समझाया, बच्चे की बॉडी को इलाज के बहाने अपने कब्जे में लिया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर पूरा घटनाक्रम जब सुना तो पता चला कि एक शख्स जो रिश्ते में चाचा लगता था वो आया था और तमाम चीजें हुई। फिर क्या, इधर बच्चे का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। इधर पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। इत्तेफाक से पैसे वालों की वो गली थी तो हर घर में कैमरे वैमरे थे। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। जब फोटो को देखा गया तो उसमें जो मंजर कैद था उसको देखने के बाद अच्छे खासे लोगों की रूह सिहर गई। दरअसल उस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि विराज उस बच्चे को अपनी गोद में लेके जाता है, फिर इधर उधर देखता है और देखने के बाद उस बच्चे को उठा के पटक देता है कंक्रीट वाली सड़क पे। 27 सेकंड के अंदर उसने 8 बार पटका और जब उसे इत्मीनान हो गया कि बच्चा मर गया तब उसको वापस लेके आता है। अब एक शख्स जो बच्चे का चाचा लगता है वो अपने ही भतीजे को 8 बार क्यों पटकेगा? बस यही सवाल पुलिस वालों समेत पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह गूंजने लगा। लोग डिमांड करने लगे कि ये तो हैवान है, इसको फांसी हो। एक बड़ी सी भीड़ आई जिसने कहा कि फौरन पुलिस वालों उसको पकड़ो, हम उसको पीटेंगे। अब पुलिस वाले अज़म मुसीबत में। बहरहाल रिश्तेदार था तो जांच पड़ताल आसान रही। मां से पूछा गया तो पता चला कि वो देवर लगता है। फौरन पुलिस वाले उसको पकड़ने जाते हैं। इधर जनता का आक्रोश, सोशल मीडिया पे ये वीडियो सर्कुलेट होने लगा। लोग सवाल पूछने लगे कि पुलिस इंसाफ कब करेगी। अब मामला यूपी का था, लिहाजा चंद घंटे बाद खबर आती है कि यह शख्स भागने की कोशिश करता है और इसी दौरान जो फिरोजाबाद की पुलिस है वो एनकाउंटर करती है। दोनों पांव में गोली लगती है। गोली लगने के बाद इसको लोकल हॉस्पिटल यानी जो ब्लॉक पे होता है वहां पे इसको एडमिट कराया गया। वहां पे इसका बयान लिया गया, लेकिन भीड़ थी कि मारने को तैयार। लिया जाए इसको शिफ्ट किया गया, शिफ्ट करके जिला अस्पताल भेजा गया, वहां इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। लेकिन आखिर बड़ा सवाल यह है कि यह सब हुआ क्यों? तो फिर इस पूरी कहानी के 2 पहलू हैं। पहला, मैं आपको उस बच्चे की मां की पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 18 फरवरी साल 2024 से। 18 फरवरी साल 2024 को इस महिला की, जिसका नाम रति था,
इसकी शादी होती है सुमित नामक शख्स से। शादी होती है, परिवार वाले बड़े खुश होते हैं कि भाई चलो शादी हो गई, बेटी अब सुखी रहेगी। शादी होने के बाद रति अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद अपने पति के साथ रहने लगती है। शुरुआत में सारी चीजें बिल्कुल अच्छी चलने लगी, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ा तब पता चला कि ये लोग उतने अच्छे हैं नहीं। परिवार वालों ने रति को पीटना शुरू कर दिया। पहले उससे कहा कि जाओ दहेज लेके आओ, पैसा लेके आओ, लेकिन जब रति कुछ लाने में असमर्थ थी, जो कि घर पे ज्यादा पैसे थे नहीं, तो फिर पति ने, सास ससुर ने पीटना शुरू किया। कई बार मारा, पीटा, टॉर्चर किया। पत्नी नाराज हुई। नाराज होने के बाद अपने मायके आ गई। मायके से अपने नानी के घर इटावा पहुंच गई, भरतना। वहां पे कुछ टाइम तक रहती है। रहने के बाद फिर इधर ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी बहू है, उसको भेजा जाए। अच्छा, परिवार वाले यही कोशिश करते हैं, चाहे लड़के का पक्ष हो चाहे लड़की का पक्ष हो, खासकर लड़की पक्ष यही चाहता है कि ठीक है बिटिया को थोड़ी दिक्कत परेशानी है, लेकिन अपने ससुराल रहेगी, खुश रहेगी, उसका परिवार है, हमारी इज्जत। ये तमाम चीजें आजकल भी दिमाग में लोगों की आती है कि शादी हो गई तो ससुराल ही उसका घर है। फिर से इसको भेजा गया, फिर से वही मार पिटाई, इधर धीरे धीरे पारिवारिक जीवन भी आगे बढ़ा। रति प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी की हालत में जब ये 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब भी इसके पति और इसके ससुर ने इसको मारा। और जब इसे लगा कि शायद अब बर्दाश्त के बाहर है, तो ये वापस फिर से अपने मायके आती है और मायके से अपने ननिहाल भरतना पहुंच जाती है। और भरतना में पहुंचने के बाद 3 नवंबर साल 2024 को आरव को जन्म देती है। यानी मोटा मोटी देखा जाए तो 1.5 साल पहले आरव को जन्म देती है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ना ही सुमित आया, ना ही ससुराल वाले आए। थोड़ा वक्त आगे बढ़ा, इधर जो ससुर है उसकी तबीयत खराब हुई। कुछ टाइम बाद ससुर की मौत हो गई। जब ससुर की मौत हुई तो फिर से मजबूरी में इसको अपने ससुराल आना पड़ा। ससुराल आने के दौरान भी इसको काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लिहाजा ये वहां से वापस आ गई। फिर पुलिस बीच में इन्वॉल्व होती है, समझौता पुलिस करवाती है, लेकिन फिर भी बात आगे नहीं बनती। यानी टोटल देखा जाए तो दोनों अलग अलग ही रह रहे थे और दोनों के जो रिश्ते थे तलाक तक पहुंच चुके थे। अक्सर जो रति थी वो कानूनी सलाह भी लेती थी कि तलाक होगा तो क्या प्रोसीजर होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह थी कि बच्चे की कस्टडी को लेकर क्या प्रोविजन था। आमतौर पर यह होता है कि 5 साल तक तो बच्चा माँ के ही पास रहेगा, लेकिन इधर सुमित वगैरह की जिद थी कि बच्चा हमारे पास रहे। इस वजह से तलाक हो नहीं पा रहा था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पा रही थी। इसी दौरान जब रति की शादीशुदा जिंदगी तबाह हो रही थी, तभी रति के पति सुमित के बुआ का बेटा था विराज। विराज जब ये तमाम चीजें देखता है, तभी से वो रति को पसंद करने लगता है। आए दिन फोन करता, बातचीत करता। बातचीत करने के बाद उससे कहता कि मैं तुम्हें बड़ा प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन रति उसको टालती रही। टालने के बाद कई बार उसने ब्लॉक वगैरह भी किया, लेकिन इधर ये फिर कहता कि बात कर लो। उसे भी लगा कि भाई रिश्तेदार है, बात कर लेती हूँ। लेकिन धीरे धीरे विराज पूरे प्यार में पागल हो गया, शादी का प्रपोजल दिया। तब रति ने कहा कि देखो मेरे पास मेरा बच्चा है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लिहाजा विराज को लगने लगा कि बच्चा ही दुश्मन है, इस वजह से इसको मार दिया जाए। ये तो रति की कहानी है। इधर विराज ने जो कहानी सुनाई वो भी मैं आपको बताता हूं। विराज की कहानी के हिसाब से विराज उसके पीछे नहीं पड़ा था। दरअसल रति और विराज दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन फिर बच्चा बीच में आ रहा था। रति का मन था बच्चा उसके पास रहे, फिर सुमित का मन था बच्चा उसके पास रहे, लिहाजा तलाक हो नहीं पा रहा था। इधर विराज ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा लेके मेरे पास आ जाओ, मैं पाल पोस दूंगा, लेकिन शादी करने के लिए पहले तलाक होना जरूरी है। और अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि तलाक की सहमति बन नहीं पा रही थी, चूंकि बच्चे की कस्टडी को लेकर बवाल था। इस वजह से जब काफी लंबे अरसे तक विराज ने इंतजार किया और उसे लगा कि मेरी शादी हो नहीं पा रही, इधर रति उसे आए दिन फोन करती, इमोशनली ब्लैकमेल करती और कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, क्या करूँ। तो अंत में इसे लगा कि एक काम करते हैं, बच्चे को ही रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन कैसे? इसके लिए बाकायदा इसने प्लान बनाया। दरअसल एक दुकान ये चलाता है, ठीक ठाक इसके पास पैसे वैसे भी हैं। प्लान के तहत इसने एक बंदूक ली और बंदूक लेके ये पहुंच गया अपनी भाभी के मायके। वहां पे ये पहुंचता है, दिमाग में इसके प्लान था कि गोली मार दूंगा बच्चे को, बवाल खत्म हो जाएगा, फिर मामला दब जाएगा।
बच्चे के पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद उसको दुलारता है, पुचकारता है कि मौका दे कि इसको सूट कर दूं। लेकिन इधर बच्चे की माँ जब कहती है कि बाबू चलो सो जाओ, तब इसे लगा कि यार ये तो मौका खो दिया मैंने। तब ये बहाना खोजता और कहता है कि यहाँ कत्ल नहीं करूंगा, बाहर करूंगा। और माँ से कहता है कि रुको मैं इसको टॉफी दिला के आता हूँ। माँ को लगा चलो ठीक है। ये टॉफी दिलाने के बहाने बाहर निकला। बाहर निकल के इसने ऑब्जर्व किया कि भाई बड़ी भीड़ है, दोपहर का वक्त है, गोली भी चलाऊंगा तो ऐसे हाल में फायर की आवाज आएगी, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, मैं फंस जाऊंगा। तब ये बच्चे को लेके आगे बढ़ता है एक सुनसान जगह जहां इसे लगता है कि लोग अपने घरों में सो रहे हैं। वहां पे इस बच्चे को गोद में उठाता है, उठाने के बाद उठा के पटक देता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो पहली बार ही जब इस बच्चे को पटका गया, चूंकि 1.5 साल का बच्चा, उतनी ऊंचाई से पटका गया, तो पहली बार पटकने पे उस बच्चे के जो खोपड़ी के जॉइंट थे वो खुल गए। यानी जो ब्लीडिंग हुई वो इंटरनल हुई, एक्सटर्नल नहीं। पहली ही बार में खोपड़ी के जॉइंट खुले, दूसरी बार में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पसलियां टूट गई, गर्दन की नस टूट गई। लेकिन इसे संतोष नहीं हुआ। इसके मन में शंका थी कि शायद अभी बच्चा जिंदा हो तो मैं क्या करूंगा। ऐसे हाल में इसने कंटिन्यू 27 सेकंड के अंदर 8 मरतबा पटका और 8 बार पटकने के बाद इस बच्चे को मां के पास फेंक के भाग गया। अब चाहे इस कहानी को आप रति के हिसाब से सही मान लें, चाहे आप विराज के हिसाब से सही मान लें, लेकिन जो काम विराज ने किया वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम है। और हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी है, कहने सुनने में ये शब्द बड़े कड़वे लगते हैं, बोलते हुए थोड़ा अटपट भी लगता है कि भाई साहब इन शब्दों का इस्तेमाल सही है कि नहीं अपने देश की जुडिशरी के बारे में। लेकिन हमारे देश में सजा होते होते इतना देर हो जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि फला जगह पे कोई क्राइम भी हुआ था और उस क्राइम को लेके ये सजा हुई। 5-6 मेजर केस आप उठा के देख लीजिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज, पूरे देश में आग लगी थी, लेकिन फिर अंत में क्या हुआ, एक शख्स पकड़ा गया और अभी तक उसको क्या सजा मिली, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। इसके अलावा 4-6 मेजर केस आप उठा के देख लें, चाहे वो मुस्कान केस उठा के देख लें, चाहे श्रद्धा वाकर केस उठा के देख लें, चाहे पीहू का केस उठा के देख लें, चाहे कोई और केस आप उठा के देख लें, किसी भी केस में आप कोई सजा नहीं सुनेंगे। और जहां सजा हुई भी है वहां पे कोई इम्प्लीटेशन नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको गवी सिस्टर की कहानी सुनाई थी आज से ठीक 3 साल पहले, जब मैं नया नया कहानी सुना रहा था। गवी सिस्टर को हैंगिंग टिल डेथ यानी सजाए मौत की सजा मिली है। 26 बच्चों को मारा पटक पटक के, ऑन द रिकॉर्ड। और ऑफ द रिकॉर्ड तो ये तादाद सैकड़ों पार है, लेकिन अभी तक फांसी नहीं हुई। और ऐसे न जाने कितने केस पेंडिंग है, तो क्या कहा जाए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों तक पहुंच जाए। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।